सो गाइस काफ़ी टाइम से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे, तो फिलहाल थोड़ा सा चाय की चुस्कियों के साथ स्टार्ट करते हैं बिकॉज इम्पॉर्टेंट है और नाइट के बज चुके हैं 11 लगभग, लेकिन क्लास रिकॉर्ड करना बेहद ज़रूरी है। आप लोगों का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का क्वेश्चन पेपर है। मैंने इमीडिएटली अभी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जहां पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बारे में बताया था, कुछ इंस्ट्रक्शन बताए थे। वहां पे मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, तो मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं जो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। लेकिन 2021 टर्नर के क्वेश्चन पेपर को देखकर आई एम शॉक्ड बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी न्यू क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले। और मेरा विचार था कि मैं 9 बजे लाइव आऊँगा, बट मैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करता रहा, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मुझे मिली और कुछ नई चीज़ें मिली तो लेट हो गए, जिस वजह से ये क्लास लाइव तो नहीं है। मैं रात के 11 बजे रिकॉर्ड जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मॉर्निंग में आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, चाहे आप लोगों का ट्रेड टर्नर हो, मशीनिस्ट हो या फिर फिटर हो, सभी के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पेपर की यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहला प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया था, इसमें क्या बोला है, देखो यहाँ पे बोला है M24 मल्टीप्लाई बाय 3 मिलीमीटर आंतरिक चूड़ी के लिए कट की गहराई क्या होगी। द डेप्थ ऑफ कट फॉर M24 मल्टीप्लाई बाय 3 मिलीमीटर इंटरनल थ्रेड इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सेंस इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग समझ रहे हो। बिकॉज हम लोगों को क्या पता है, जब हम लोग मीट्रिक थ्रेड की डेप्थ के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं सर डेप्थ होती है 0.6134 मल्टीप्लाई बाय पिच। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि ये स्पेशली इंटरनल थ्रेड की गाइस बात करता है, वहां पे आप लोगों की जो डेप्थ होती है ना, वो डेप्थ हमारी कितनी होती है 0.5412 मल्टीप्लाई बाय पिच। यानी कि यहाँ पे पिच क्या है हमारी 3 मिलीमीटर है, इसीलिए हम लोगों की जो गहराई होगी वह क्या होगी 0.5412 मल्टीप्लाई बाय 3। ध्यान दीजिएगा, गलत मत करिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए बन जाता है। अब देखो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है, यदि हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पे बोला गया है द टेपर सेंक ड्रिल आर हेल्ड ऑन द मशीन बाय मीन्स ऑफ, यानी कि टेपर सेंक ड्रिल मशीन में द्वारा धारण या नियंत्रित किए जाते हैं। समझ में आ रहा है। हम लोगों ने क्या देखा है, जनरली क्वेश्चंस पूछा जाता है पैरेलल सेंक ड्रिल के बारे में, बिकॉज पैरेलल सेंक ड्रिल को हम लोग कहां पर पकड़ते हैं, ड्रिल चक में पकड़ते हैं, और ड्रिल चक को हम लोग मशीन स्पिंडल में लगाते हैं। लेकिन यदि वो डायरेक्ट पैरेलल सेंक ड्रिल की बात करें तो वहां पर क्या राइट आंसर होगा, चक होगा, ड्रिफ्ट होगा, स्लीप्स होगा या फिर वाइस होगा। तो स्लीप्स एवं सॉकेट का प्रयोग करते हैं हम लोग, कब करते हैं, जब हमारा टेपर सेंक ड्रिल का सेंक मशीन स्पिंडल में डायरेक्टली फिट नहीं होता है, या तो वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। लाइक दिस, जैसे कि यदि मैं बोलूं कि मशीन स्पिंडल का जो स्पिंडल है उसमें हमारा MT4 टेपर कटा हुआ है, क्लियर है ना, MT4 इंटरनल टेपर है, और हमारे पास में जो ड्रिल है उसकी सेंक पर MT3 टेपर है। तो इसको यानी कि हमारा जो ड्रिल के ऊपर टेपर है वह मशीन स्पिंडल के टेपर से कम है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, स्लीप का प्रयोग करेंगे, क्लियर है ना। तो यहां पे क्लियर होना चाहिए स्लीप एंड सॉकेट के बारे में। स्लीप का प्रयोग कब करेंगे, जब मशीन स्पिंडल के टेपर सेंक से ड्रिल का टेपर सेंक छोटा होता है तो स्लीप का प्रयोग करेंगे, यदि बड़ा होता है तो सॉकेट का प्रयोग करेंगे। लाइक दिस समझिएगा कि हमारे ड्रिल के ऊपर MT4 टेपर है और मशीन स्पिंडल के स्पिंडल में इंटरनल टेपर MT3 है, तो यहां पर हम लोग सॉकेट का प्रयोग कर लेंगे, क्लियर है। तो यहां पे तो सिंपल पूछा है कि टेपर सेंक ड्रिल मशीन में द्वारा धारण नियंत्रित किया जाता है, तो स्लिप्स इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 1 ग्राम इज किलोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन सा चीज पूछा है कि 1 ग्राम में कितना किलोग्राम है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में देखने को मिलने ही वाले हैं, इस चीज से निश्चिंत रहिएगा। हमको क्या पता है सर 1 किलोग्राम इक्वल टू कितने ग्राम होते हैं, सर 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम इक्वल टू हम लोग बात करें तो क्या होगा 1/1000 हो जाएगा, है ना, 1/1000 kg हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/1000 देखोगे तो 0.001 ग्राम इज द राइट आंसर, क्लियर है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखो क्या पूछा है, 1 मीटर इक्वल टू माइक्रोन पूछा है। अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमको क्या पता है कि सर 1 मिलीमीटर में
1000 माइक्रोन होते हैं, 1000 माइक्रोन होते हैं। क्लियर है? तो हमको ये भी पता है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो क्या हम लोग 1000 मिलीमीटर को माइक्रोन कर देख सकते हैं? तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 1 2 3। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 10 की घात 6 जीरो है हमारा, है ना? तो सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा माइंड लगाने की आवश्यकता है। और ये प्रश्न आप लोगों को 110% देखने को मिलेंगे। थोड़े बहुत बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चंस आ गया या फिर मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आ गए, लिमिट फिट एंड टॉलरेंस के इस कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन 101% बोल सकता हूं एक प्रश्न आपको देखने को मिलने ही वाला है। अभी मेरी हो रही है चाय ठंडी, जब तक आप लोग करो थोड़ा सा सॉल्व, मैं ले लेता हूं एक आध चुस्की, साइड में हट के लेता हूं, है ना? चलिए फटाफट से देखो क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां पे बोला गया है कि अंतर परिवर्तनीय असेंबली में, यहां पे कौन सी असेंबली है? इंटरचेंजेबल असेंबली, यानी कि जहां पे हम लोग एक पार्ट को चेंज कर सकते हैं, दूसरे पार्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। जहां पर शाफ्ट का साइज दिया गया है हम लोगों को, ये शाफ्ट का साइज क्या दिया है? जो 25 मिलीमीटर बेसिक साइज है, माइनस में ही 0.04 दे रहा है एंड माइनस में ही 0.01 दे रहा है। ठीक है भैया, जो कि हॉल का साइज यहां पे दे रहा है क्या? 25 mm बेसिक साइज है, इसमें प्लस में हम लोगों को 0.020 दे रहा है एंड प्लस में 0.00 दे रहा है। तो यहां पे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? ये बोल रहा है कि मैक्सिमम क्लियरेंस क्या है? मैक्सिमम क्लियरेंस इन द सेंस लूजनेस। मैक्सिमम लूजनेस कब होगी? जब हम हॉल के मैक्सिमम साइज को शाफ्ट के मिनिमम साइज से घटा दें, है ना? क्लियरेंस वही होती है जहां पे हॉल बड़ा हो, शाफ्ट छोटी हो। यहां पे वही है, शाफ्ट हमारा देखो यहां पे छोटा है और हॉल हमारा यहां पे बड़ा है, तो क्लियरेंस फिट है। लेकिन मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होगा? सर मैक्सिमम क्लियरेंस हमारा होगा जहां पे हॉल का मैक्सिमम साइज लिया जाए। तो हॉल का मैक्सिमम साइज कितना होगा? हॉल का मैक्सिमम साइज होगा 25.020 mm, यही होगा, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव में 0.020 हम लोगों को यहां पे दिया गया है अलाउंस। क्लियर है? अब देखो हॉल का मिनिमम साइज क्या होगा? यहां पे देखो 25 मिलीमीटर बेसिक साइज है, माइनस 0.04 और माइनस 0.01, तो ज्यादा वैल्यू क्या है? 0.04। यदि हम लोग 25 में से 0.04 को घटाएं तो ये हमारा आ रहा है 24.960 mm, यही आएगा ना? यही आएगा गाइस, है ना? अब देखो गाइस, यदि हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास में वैल्यू क्या निकल के आएगी? दोनों को माइनस करें तो सर वैल्यू निकल के आएगी 0.060 mm, है ना? अब इसको यदि माइक्रोन में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या पता है सर? 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होते हैं, है ना? 1000 माइक्रोन होते हैं। तो इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई करें, किसको? 0.06 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग यहां पे देखें तो 1 2 3 दो अंक बाद 0 लगा दें तो क्या आ गया सर? 60 माइक्रोन आ गया, 60 माइक्रोन आ गया। क्लियर है? तो ऑप्शन क्या है? 60 माइक्रोन दिया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, यहां पे बोला गया है सहजता की परिभाषा व बीच के अंतर के रूप में दी जाती है। क्या बोल रहा है? द टर्म टॉलरेंस इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द, किसके बारे में? टॉलरेंस के बारे में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, देखो कनेक्ट करते चलना, क्योंकि ये क्वेश्चंस देखने मिलने वाले हैं आपको। क्या यहां पे तो बहुत सिंपल ऑप्शन दिए, कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। वो बोल रहा है मैक्सिमम लिमिट एंड बेसिक साइज, नहीं होगा। मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट, राइट आंसर। लेकिन यहां पे ऑप्शन सिंपल दिया है कि मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच के अंतर को हम टॉलरेंस बोलते हैं। यहां पे कंफ्यूज कर देता है कि मैक्सिमम हॉल और मिनिमम सॉफ्ट के बीच का अंतर टॉलरेंस होगा, समझ रहे हो? या फिर मैक्सिमम हॉल और मिनिमम हॉल के बीच का अंतर टॉलरेंस होगा। तो टॉलरेंस क्या है?
टॉलरेंस हमेशा एक ही पार्ट के दो साइज, यानी कि यदि हम लोग हॉल ले रहे हैं तो हॉल का अधिकतम साइज और हॉल के न्यूनतम साइज के बीच के अंतर को टॉलरेंस बोलेंगे। यदि हम शाफ्ट ले रहे हैं तो शाफ्ट का अधिकतम साइज और शाफ्ट का न्यूनतम साइज के बीच के अंतर को टॉलरेंस बोलेंगे। यदि हम लोग हॉल और सॉफ्ट करेंगे वो तो अलाउंस की ओर चले गए, जहां पर पॉजिटिव अलाउंस, निगेटिव अलाउंस, मैक्सिमम क्लियरेंस, मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस, मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस, समझ रहे हो? तो ऑप्शन में कंफ्यूज करने का पूरा भरपूर कोशिश करेगा वो, लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग पढ़ रहे हैं भैया स्पेशल टेक्नो पर, क्लियर है ना? चलिए अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। अगले प्रश्न ने बोला कि बोल्ट में चूड़ी के बहुमात्र उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रक्रिया क्या है? फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ थ्रेड्स ऑन बोल्ट्स प्रोसेस फॉलोड बाय। यहां पे बोल्ट ही क्यों बोला, नट क्यों नहीं बोला? क्योंकि बोल्ट के मास प्रोडक्शन के लिए, यानी कि एक्सटर्नल थ्रेड के मास प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं थ्रेड रोलिंग प्रोसेस को। थ्रेड रोलिंग प्रोसेस में क्या भी है, रोलर लगे हुए हैं, उसके बीच में से यदि राउंड शाफ्ट को निकालें तो थ्रेड बन जाएगी रोलर के अकॉर्डिंग, है ना? और जो हम लोग ब्लैंक डायामीटर रखेंगे वो हमेशा किसके बराबर रखेंगे सर? पिच डायामीटर के बराबर रखेंगे। किस कंडीशन में? थ्रेड रोलिंग मेथड में। तो ये क्वेश्चंस भी पूछा गया। एंगल ऑफ एक्मे थ्रेड हम सभी को पता है 29 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे समझो अगले प्रश्न में क्या बोला है, अ सॉफ्ट फाइन ग्राइंड ग्राइंडिंग व्हील इज यूज टू ग्राइंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक मृदु सूक्ष्म कण शान व्हील के शान के लिए उपयुक्त की जाती है। यानी कि हम लोगों को पता है जो ग्राइंडिंग व्हील है उसमें जो हमारे सॉफ्ट ग्रैंड ग्राइंडिंग व्हील, जहां पे जो हमारा ग्रेन साइज है, एक तो यहां पे सॉफ्ट फाइन ग्रैंड ग्राइंडिंग व्हील बोल रहा है, एक तो ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे स्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ पा रहे हो? यानी कि वहां पे जो एब्रेसिव कण यूज हुए हैं वो फाइन एब्रेसिव कण यूज हुए हैं। तो दोनों चीज बोल रहा है, एक तो हमारा जो व्हील है वो सॉफ्ट व्हील है, हम लोगों को पता है ग्रेड के अकॉर्डिंग सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड ग्रेड के व्हील होते हैं, जहां पे ग्रेड मजबूती बता रहा है बॉन्ड की, कि बॉन्ड ने एब्रेसिव कण को कितनी मजबूती से पकड़े हुए हैं, है ना? तो यहां पे क्या बोल रहा है, सॉफ्ट फाइन ग्रैंड ग्राइंडिंग व्हील इज यूज टू ग्राइंड। तो ध्यान रखिएगा, जो ग्राइंडिंग व्हील हमारा सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग हमेशा करेंगे हार्ड मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए, और हार्ड ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग कहां करेंगे? सॉफ्ट मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए। समझ रहे हो? तो यहां पे क्या होगा, ये किसके लिए यूज होगा? बिकॉज सॉफ्ट फाइन ग्रैंड ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग के बारे में बात कर रहा है हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। किसका होगा? हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। यदि वो सॉफ्ट व्हील की बात करता, वो हार्ड व्हील की बात करता, तो हार्ड व्हील के कंडीशन में हम लोग किसको, हार्ड व्हील ग्राइंडिंग व्हील से सॉफ्ट मटेरियल की ग्राइंडिंग करते हैं। क्लियर है? तो यहां से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या बोला है 10 नंबर का। इन्होंने बोला है कि स्क्रू थ्रेड के लीड को सूत्र द्वारा आकलित किया जा सकता है। द लीड ऑफ अ स्क्रू थ्रेड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। लीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोगों को पता है लीड इक्वल टू होता है सर पिच मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टार्ट। क्या होता है? पिच मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टार्ट। बिकॉज जितनी, ये किस लिए होता है? क्योंकि हम लोग पावर को क्विकली ट्रांसमिट कर सकें। पावर को क्विकली ट्रांसमिट करने का मतलब क्या है? देखिए ये है हमारा बोल्ट, ये है हमारा नट, इसके ऊपर कोई नट लगा है, इमेजिन कर रहे हैं, नहीं बोलो सर ये क्या नट है, ये तो आपका हाथ है, ये मत समझना। तो यहां पे ये है हमारा बोल्ट, ये है नट। जब बोल्ट स्थिर है, नट को एक चक्कर घुमाया तो कितना आगे बढ़ा? कितना आगे बढ़ा? लीड के इक्वल, ना कि पिच के इक्वल। तो जब हमको पावर को क्विकली ट्रांसमिट करना होता है वहां पर मल्टी स्टार्ट थ्रेड का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टी स्टार्ट थ्रेड में लीड हमारी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लीड इक्वल टू पिच मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टार्ट। मान के चलिए किसी थ्रेड का पिच 3 है और वो 3 स्टार्ट थ्रेड है, समझ रहे हो? तो इसका लीड कितना हो गया सर? लीड हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 9 मिलीमीटर। और कोई थ्रेड है जिसकी पिच 3 मिलीमीटर है और स्टार्ट 1 है यानी कि सिंगल स्टार्ट, इसका लीड कितना हो गया सर? 3 मिलीमीटर। क्योंकि हमारा पिच मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टार्ट 3 को
एक से मल्टीप्लाई करें तो 3 ही आएगा। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड और पिच बराबर है, तो इन दोनों थ्रेड में क्या फायदा हो गया मल्टी स्टार्ट थ्रेड का, कि यदि सिंगल स्टार्ट थ्रेड है वहां पर ये है हमारा बोल्ट, ये है हमारा नट, इसको एक चक्कर घुमाया कितना आगे बढ़ा सर 3 मिलीमीटर बढ़ा, पिच के बराबर। लेकिन हमको चाहिए कि ज्यादा बार ना घुमाना पड़े, फट से यहां पे आ जाए, यानी कि क्विकली ट्रांसमिशन हो जाए। तो हमने क्या किया, मल्टी स्टार्ट थ्रेड का प्रयोग किया। हमने एक चक्कर घुमाया दूसरी वाली थ्रेड को, जहां पे 3 स्टार्ट थ्रेड है वो 9 मिलीमीटर आगे बढ़ गया सीधा, तो क्या हो गया, क्विकली ट्रांसमिशन हो गया। तो यहां पे यही है हमारे लीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट थ्रेड। क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है, मैंने बता दिया साथ साथ में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ चीजल। चीजल का कौन सा हिस्सा नहीं है, कौन सा भाग नहीं है। हेड चीजल का भाग है, जहां पर इंपैक्ट फोर्स लगाते हैं, हथौड़े की चोट मारते हैं। बॉडी, पॉइंट, स्नग, स्नग क्या हमारे चीजल का पार्ट है भैया, नहीं है, ये तो वहां ले गए, कहाँ पे, यूनिवर्सल वेवल में जो हमारा सरफेस गेज होता है उसमें होता है स्नग वगैरह, तो है ना, तो ये तो वहां ले गए। तो हमारा हेड है, बॉडी है, पॉइंट है, स्नग नहीं है। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा, 12 नंबर का प्रश्न। यदि वर्नियर स्केल में 9 मुख्य स्केल यानी कि 9 मिलीमीटर को 10 समान भागों में विभाजित किया जाता है, तो वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक क्या होगा, लिस्ट काउंट क्या होगा। हमको यहां पे क्या बोला गया है कि इफ द 9 मेन स्केल डिवीजन 9 मिलीमीटर, तो हमको ये तो समझ में आ रहा है कि एक मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 मिलीमीटर है। कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि 9 मेन स्केल डिवीजन 9 मिलीमीटर है, तो एक मैन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर होगा क्या, नहीं होगा। इसको डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट इन द वर्नियर स्केल डिवीजन, तो बोल रहा है कि 9 मैन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। मैंने बराबर लिख दिया। यहां पे 9 मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू 9 मिलीमीटर दे रहा है, तो लिख लेते हैं 9 मिलीमीटर बराबर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर क्या हो गया सर, हो गया 9/10। अब हमारे पास में दोनों वैल्यू है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू है, एक मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू। लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस एक मैन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है। तो यहां पे क्या है, एक मैन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। मैन स्केल डिवीजन 1, वर्नियर स्केल डिवीजन 9/10, तो यहां पे क्या निकल के आ जाता है 1/10, यानी कि 0.1 मिलीमीटर हमारा लिस्ट काउंट है। ये डिटेल में क्यों बताया, क्योंकि यहां पे वो वैल्यू चेंज करेगा ही करेगा, 9 और 10 नहीं देगा, 19 और 20 दे देगा, 49-50 दे देगा, 99-100 दे देगा, वो कुछ भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ पे डिटेल से पढ़ रहे हो। कुछ भी दे, कैसे भी दे, घुमा, वर्नियर कुछ भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने डिटेल्स में हर चीज आपको एक्सप्लेन करी हुई है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वाह थ्रेड कर्तन में ब्लैंक का व्यास थ्रेड के पिच के साधारणता कम होगा, यानी कि इन एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग the diameter of the blank shall be generally less by of the pitch of the thread। ये किसके बारे में बात कर रहा है सर, ये बात कर रहा है बाय डिफॉल्ट डाई से थ्रेड कटिंग के बारे में। जब हम लोग डाई के माध्यम से थ्रेड की कटिंग करते हैं, वहां पे ब्लैंक साइज यानी कि थ्रेड काटने से पहले जो रॉड का डायामीटर है उसको बोला जाता है ब्लैंक साइज। वो कितना रखा जाए, वो कितना रखा जाता है, वो रखा जाता है थ्रेड साइज से 1/10 पिच कम, यानी कि मान के चलो कोई 10 मिलीमीटर की एक्सटर्नल थ्रेड काटनी है फॉर एग्जांपल, और इसकी पिच रखनी है 1.5 मिलीमीटर, है ना। तो यहां पे हमारा जो ब्लैंक साइज होगा, ब्लैंक साइज कितना होगा, थ्रेड साइज माइनस पिच/10, पिच/10 इन द सेंस यहां पे 1.5 ये पिच है, इसका 10वां हिस्सा कम होगा थ्रेड के साइज से, तो ब्लैंक साइज क्या निकल के आएगा 10 माइनस 0.15। समझ में आ रहा है कैसे। तो यहां पे ये होता है ब्लैंक साइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। आखिर सर ये कम क्यों रखते हैं हम,
क्या रीजन है कि कम रखें? तो ये आ गया 9.85 है ना, 9.85 mm इतना रखेंगे। अब ये कम क्यों रखा? क्योंकि देखो क्या होता है, जब डाई के माध्यम से थ्रेड को काटिंग कर रहे हैं, तो डाई के माध्यम से थ्रेड कटिंग कर रहे हैं इन द सेंस हम ग्रूव को काट रहे हैं किसी प्लेन सरफेस पर, तो वहां पे बाय प्रेसिंग, यानी कि वो एक्चुअल में मटेरियल को प्रेस कर रहा है, कटिंग भी कर रहा है, प्रेस कर रहा है। तो जब हम लोग दबाते हैं तो वहां पे क्या उभार आता है, यानी कि थोड़ा सा डायामीटर इंक्रीज होता है। मटेरियल जब बीच से निकलता है तो आसपास का जो मटेरियल है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाता है, तो डायामीटर इंक्रीज होता है। इसीलिए जो ब्लैंक डायामीटर है वो हमारे थ्रेड के डायामीटर के पिच बाय 10 कम रखा जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन यदि हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के माध्यम से थ्रेड की कटिंग करें तो वहां पर हम ब्लैंक साइज क्या रखेंगे? मेजर डायामीटर के इक्वल, वहां पे कम नहीं रखेंगे, क्योंकि वहां पर हम लोग प्योरली कटिंग प्रोसेस कर रहे हैं, वहां पे कोई दबाव नहीं डाल रहे, वहां पे हमारा डायामीटर इंक्रीज नहीं होता है, वो रोटेट कर रहा है वर्कपीस, उसके बीच में से मटेरियल को निकाल रहे हैं बाय कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो वहां पे मैक्सिमम डायामीटर जो है, मेजर डायामीटर जो है, उसके बराबर हम लोग काय का ब्लैंक साइज रहेंगे। लेकिन ये हमारी किस सिचुएशन में? डाई की सिचुएशन में है। तो यहां पे कितना कम रखते हैं? 1/10 मल्टीप्लाई बाय पिच, है ना? समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न यहां पे देखो क्या बोल रहा है कि द प्रॉपर्टी, यानी कि अचानक भार का प्रतिरोध करने के लिए पदार्थ में स्थिर गुणधर्म क्या है? यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है? जो कि रेजिस्ट कर सके सडन लोड को, एकदम से लोड आ जाए, सडन लोड आ जाए तो उसको झेल सके, वैसा कौन सी प्रॉपर्टी है? वो टफनेस प्रॉपर्टी। तो टफनेस प्रॉपर्टी में बेसिकली क्या है गाइस? टफनेस प्रॉपर्टी ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी के अपोजिट है। टफनेस प्रॉपर्टी झटका को सहन कर लेती है, सडन लोड को सहन कर लेती है, समझ रहे हो? जैसे कि रॉट आयरन है, रॉट आयरन में हम लोग एकदम से हैमर मार दें, सडन लोड जिसको बोला जाए, तो क्या वो टूट जाएगा? नहीं, क्योंकि उसमें चिमड़ापन है, टफनेस है, वो टूटेगा नहीं। यदि यही चीज हम लोग कास्ट आयरन में मारे एकदम से तो क्या होगा भाई? ये टूट जाएगा ना, बिखर जाएगा, वहां ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी है। तो ब्रिटलनेस और टफनेस दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये बात कर रहा है टफनेस प्रॉपर्टी की, ये बात कर रहा है टफनेस प्रॉपर्टी की। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, यहां बोला है लेथ में प्रचालन के दौरान जॉब के केंद्र में पिप बनने का क्या कारण है? A pip in center of job while facing operation on a lathe is due to, भैया फेसिंग ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो वहां पे वर्कपीस के केंद्र में पिप आ गई, क्या रीजन है? यदि हमारा कटिंग टूल सेंटर हाइट में नहीं होगा, देखो होता क्या है, जैसे कि ये हमारा एक वर्कपीस है ना, ये वर्कपीस लेथ मशीन में बंधा हुआ है और ये इसकी सेंटर लाइन है और ये घूम रहा है। अब यहां पे जो टूल है वो हमारा यदि सेंटर हाइट पर सेट नहीं होगा, मैंने क्या बोला कि प्रॉपर सेंटर हाइट यानी कि ऊंचाई पर सेट नहीं होगा तो पिप आ जाएगी, चाहे वह ऊपर हो चाहे नीचे हो। इसीलिए इसको प्रॉपर सेंटर हाइट पर होना चाहिए। तो यहां पे औजार के कर्तन कोर का ब्लंट होना, औजार को दृढ़ रूप से क्लंप ना होना, औजार का केंद्रीय ऊंचाई में ना होना, तो क्या होगा? टूल नॉट बीइंग सेट ऑन द सेंटर हाइट। यदि सेंटर हाइट पर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा भैया? वहां पे पिप आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर 5 मिनट होता है, सभी को पता है। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, यहां पे बोला गया है कि बोल्ट हेड या नट के लिए वास्तविक तल बनाने हेतु वह प्रक्रिया जो एक ड्रिल किए गए छिद्र के चारों ओर की सतह को पर्याप्त धातु निकालती है, एक्चुअल में बोल रही है द प्रोसेस विच रिमूव्स सफिशिएंट मेटल फ्रॉम द सरफेस अराउंड अ ड्रिल हॉल टू फॉर्म अ ट्रू सीट फॉर बेल्ट हेड और नट, बोल्ट हेड और नट। क्या बोल रहे हैं कि कोई ड्रिल किया हुआ छिद्र है, पहले से ड्रिल्ड हॉल है, उसके चारों तरफ से, उसके अराउंड, चारों तरफ इन द सेंस उसके अराउंड एक सफिशिएंट मेटल को रिमूव करना। किस लिए रिमूव करना? ताकि बोल्ट के हेड को सिटिंग मिल सके, वॉशर को सिटिंग मिल सके।
प्रॉपर बैठ सके, स्थान मिल सके। तो वो कौन सा ऑपरेशन बताया था मैंने आपको? स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन। क्या बताया था? स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन किस लिए करते हैं? इसीलिए तो करते हैं ताकि बोल्ट का हेड और नट को प्रॉपर सिटिंग मिल सके। उसमें हम हॉल के चारों तरफ एक फ्लैट सीट का निर्माण कर देते हैं, है ना। तो वही है, बेवलिंग कर देते हैं। बेवलिंग में क्या करते हैं हम लोग? काउंटर सिंकिंग में हॉल के एंड को वेल्ड कर देते हैं, है ना। काउंटर बोरिंग में पर्टिकुलर लंबाई तक हॉल को बड़ा कर देते हैं। वो हम लोग किस लिए करेंगे? सॉकेट हेड स्क्रू के हेड को स्थान प्रदान करने के लिए। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं गाइस, और वही क्वेश्चन आते हैं यार। और कैसे मैं आपको बताऊं, एक एक चीज खोल के रख दी, मतलब ना कंपटीशन बढ़ा दिया, समझ रहे हो। एक एक चीज खोल के रख दी आपके सामने। यदि आप लोग ध्यान से YouTube वीडियो को देखोगे ना, सीरीजों को, तो वहां एक एक चीज आपके सामने खोल के रखी हुई है। अगला क्वेश्चन, फॉलोअर स्टडी किस पर फिक्स किया जाता है? तो फॉलोअर स्टडी रेस्ट और फिक्स स्टडी रेस्ट होता है किस लिए? लॉन्ग वर्कपीस को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि हम लोगों का कटिंग एक्शन जब हम लोग कर रहे हैं तो जो कटिंग लोड है उसके कारण वर्कपीस वाइब्रेट ना हो, है ना। पतला कोई वर्कपीस है तो हम लोग फॉलोअर स्टडी रेस्ट को किसके ऊपर लगाते हैं? सैडल के ऊपर। और फिक्स स्टडी रेस्ट को कहां पर लगाते हैं? हम लोग बेड के ऊपर फिक्स कर देते हैं। तो ये फॉलोअर स्टडी रेस्ट के बारे में बात कर रहा है, यहां पर हम सैडल पर लगाते हैं। फॉलोअर स्टडी रेस्ट में बेसिकली 2 पैड होते हैं और एक पैड हमारा कटिंग टूल की तरह काम करता है। कटिंग टूल काम कर रहा है, ये समझो। और ये कटिंग टूल आगे आगे चलेगा और फॉलोअर स्टडी रेस्ट पीछे पीछे चलेगा। तो बेसिकली फॉलोअर स्टडी रेस्ट कटिंग टूल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मशीन की हुई सरफेस पर हम लोग फॉलोअर स्टडी रेस्ट के पैड को लगाते हैं। और फिक्स स्टडी रेस्ट तो एक जगह पर फिक्स ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां पे 3 पैड लगे होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बोलता है, इन एन एब्रेसिव व्हील स्पेसिफिकेशन 36A 46K 5BE 46 स्टैंड फॉर। यहाँ पे ये बेसिकली ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है, और क्वेश्चंस ग्राइंडिंग व्हील में जाएगा तो उसके स्पेसिफिकेशन में जाएगा, उसके डिफेक्ट में जाएगा, बॉन्ड के टाइप में जाएगा, और जाएगा कहाँ? बताइए कहाँ जाएगा? आपके माइंड में क्या आ रहा है, कहाँ जाएगा? और है ही नहीं है ना, मटेरियल ही नहीं है उसके पास, यही पूछना है तो रिपीट तो होगा ना, उसकी क्या गलती है? रिपीट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने साल के पेपर हमारे पास में अवेलेबल हैं, क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट वही है, क्या पूछ ले, पूछना ही पड़ेगा। तो क्या है भैया 46 यहाँ पे क्या है? क्या ये स्ट्रक्चर है, बॉन्ड ग्रेड है, एब्रेसिव टाइप है, या फिर ग्रेन साइज है? तो ये ग्रेन साइज है जो हमारा कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन की ओर इंडिकेट किया जाता है। ये मीडियम के बारे में दिखा रहा है। यहां पे बोल रहा है कि स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल बीइंग ग्राउंड बिकम embedded in the space between the grain of the grinding wheel is called, यानी कि चूड़ हुए धातुओं के छोटे कण, छोटे छोटे कण जो कि चूड़ यानी कि ग्राइंड हो चुके हैं, और वो व्हील के ग्रेन साइज के बीच जो स्पेस है उसमें जाके फंस जाते हैं। उस डिफेक्ट को क्या बोला जाता है? उस डिफेक्ट को बोला जाता है लोडिंग डिफेक्ट। क्लियर है ना? जहां पर मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल ग्रेन साइज के बीच में फंस जाते हैं, वो क्या होता है? लोडिंग। और ग्लेजिंग डिफेक्ट क्या होता है? जब हमारे व्हील के एब्रेसिव डल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और फिर भी बॉन्ड उनको छोड़ता नहीं है। बॉन्ड बोलता नहीं भैया मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो पकड़ के रखूंगा। अब भाई यदि उनको तू पकड़ के रखेगा तो नए ग्रेन साइज आएंगे नहीं, तो कटिंग प्रोसेस होगी कैसे? व्हील का फेस तो चमकदार दिखाई देगा ना, क्योंकि चिकना तो हो ही जाएगा। तो वो होती है ग्लेजिंग डिफेक्ट। तो ग्लेजिंग डिफेक्ट एंड लोडिंग डिफेक्ट, 2 डिफेक्ट से क्वेश्चंस पूछता है बहुत ज्यादा। तो लोडिंग क्या होता है? जब छोटे छोटे पार्टिकल ग्राइंडिंग व्हील के जो एब्रेसिव है उनके बीच में फंस जाए, वो लोड हो गया व्हील, लोडिंग डिफेक्ट। ग्लेजिंग डिफेक्ट में जब हमारे एब्रेसिव कण डल हो जाए और उसको बॉन्ड ना छोड़े, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो ग्लेजिंग डिफेक्ट कहलाता है। तो यहां पे क्या है? ये लोडिंग डिफेक्ट के बारे में बात कर रहा है। मोर स्टेपर के आंतरिक कोण तकरीबन होता है। अब देखो अगला प्रश्न क्या बोला था? कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील। ऑप्शन देखो किस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन 0 से 0.6, 0.05 से 0.025, 0.6 से 0.8 या 0.1 से लेके 0.2। तो ऑप्शन किसकी तरफ जाना पड़ेगा? 0.1 से लेके 0.2। बेसिकली 0.15 से लेके 0.3,
ये हमारा राइट होता है। इसके नीचे जो होता है डेड माइल्ड स्टील होता है, जैसे कि 0.05 से लेके 0.15 तक डेड माइल्ड स्टील, देन 0.15 से 0.3 तक हमारा क्या होता है माइल्ड स्टील, उसके बाद मीडियम कार्बन स्टील, उसके बाद हाई कार्बन स्टील। तो ऐसे होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम डी ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। अगला प्रश्न, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम है 660 डिग्री। यहां पे 140 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हमको क्या पता है, सेल्सियस C/5 F-32/9, ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि C/5 इक्वल टू 140 माइनस 32/9। क्लियर है? तो यहाँ पे ये कितना बचा, C/5 इक्वल टू, ये हम लोगों का कितना बचता है 8, एंड यहाँ पे आ गया हमारा 0, 108/9। तो ये जनरली हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ से कितना निकल के आ गया, सेल्सियस इक्वल टू क्या हो गया 108 मल्टीप्लाई बाय 5/9। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 5 60, यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस। कितना, 60 डिग्री सेल्सियस। कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री सेल्सियस। तो निकाल सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगले प्रश्न में एक डाया 6H7 छिद्र को स्टील वर्कपीस में रीम किया जाना है, किस आकार की ड्रिल की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहां पे क्या है, डाया 6H7, क्लियर है। इसमें क्या है, हम लोगों को जरूरत है ओनली डायामीटर की, रीमर साइज हम लोगों को क्या चलाना है। तो मान के चलो 6 मिलीमीटर का रीम हॉल करना है हमें, यानी कि 6 मिलीमीटर का हम लोग रीमर चलाएंगे। लेकिन रीमर चलाने से पहले हम लोग ड्रिल कितने मिलीमीटर का करें, ताकि हमारे पास रीमिंग करने के लिए अलाउंस बचे, क्योंकि रीमर को काटने के लिए भी तो मटेरियल चाहिए। यदि 6 मिलीमीटर का ड्रिल ही चला दिया तो उसमें 6 मिलीमीटर का रीमर चला के फायदा क्या, रीमर तो मटेरियल ही नहीं काट रहा, वो कैसे हॉल को फिनिश करेगा, राइट। तो इस सिचुएशन में हमारे पास में फॉर्मूला होता है ड्रिल साइज को कैलकुलेट करने का। क्या होता है, रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। क्लियर है? तो यहां पे रीमर साइज क्या है 6 मिलीमीटर, अंडर साइज क्या होगा, ये डायामीटर के अकॉर्डिंग रहता है। जैसे कि 5 से 10 मिलीमीटर की तरफ जाएंगे तो ये हमारा 0.15 से 0.2 रहेगा, इस प्रकार 0.2 से 0.3 रहेगा, जैसे जैसे डायामीटर इंक्रीज होता है। तो मैंने कंप्लीट चार्ट आपको बताया। तो इस सिचुएशन में 0.15 लेते हैं हम लोग 6 के सिचुएशन में, और ओवर साइज हमेशा 0.05 मिलीमीटर होता है। ओवर साइज क्या होता है, बेसिकली जो ड्रिल होता है वो अपने साइज से बड़ा हॉल करता है। किस वजह से, वाइब्रेशन के कारण से, या फिर वो कॉन्सेंट्रिक प्रॉपर नहीं घूम रहा इस वजह से। तो उस ओवर साइज को हम लोग एक स्टैंडर्ड मानते हैं कि कोई भी ड्रिल का डायमीटर कितना भी है वह अपने साइज से 0.05 मिलीमीटर ज्यादा बड़ा हॉल बनाएगा, वो होता है ओवर साइज। तो ये ओवर साइज ले लेते हैं। तो ये हमारा बेसिकली कितना हो रहा है 6 माइनस 0.2, तो ये हो रहा है 5.8 mm। 5.8 mm हम लोग ड्रिल करेंगे। तो हम जो है इसमें 0.2 मिलीमीटर जो है ना वो रीमिंग अलाउंस है। बेसिकली रीमिंग अलाउंस 0.15 है, लेकिन 0.05 तो हम लोगों का ज़्यादा बनेगा, क्योंकि 5.8 का जब ड्रिल चलाएंगे तो वो 0.05 मिलीमीटर ज़्यादा बड़ा हॉल बनाएगा। ये हम लोग पहले से जानते हैं, इसीलिए हमने उसके हिसाब से कम रखा है। अगला प्रश्न देखो, यदि ड्रिल में क्लियरेंस कोण बढ़ाया जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा। देखिए यहां से क्वेश्चन आता है कि यदि क्लियरेंस एंगल इंक्रीज किया जाए, यानी कि ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, ड्रिल तो शार्प हो जाएगा, लेकिन ड्रिल का जो कटिंग एज है वो वीक हो जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या है, पुअर वेजिंग एक्शन, वीक कटिंग एज। वीक कटिंग एज इज द राइट आंसर। लेकिन जहां पे ड्रिल क्लियरेंस एंगल कम हो वहां पे क्या होगा, रफ हॉल का निर्माण होगा, या बोल सकते हैं कि कटिंग एज के अलावा ड्रिल की बॉडी भी ड्रिल हॉल के कांटेक्ट में आएगी, मटेरियल के कांटेक्ट में आएगी, क्योंकि क्लियरेंस एंगल का पर्पस है कि ड्रिल का ओनली कटिंग एज मटेरियल के कांटेक्ट में आए, ड्रिल की बॉडी कांटेक्ट में ना आए। लेकिन जब हम लोग क्लियरेंस एंगल प्रॉपर दे ही नहीं रहे तो आएगा ना भैया,
उसकी वजह से फ्रैक्शन होगा, रगड़ खाएगा, सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पे लेकिन बोल रहा है कि क्लियरेंस एंगल ज्यादा कर दें तो क्या होगा, ड्रिल हमारा शार्प हो जाएगा लेकिन कटिंग एज वीक हो जाएगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ टम्बलर गियर इन लेथ इज टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टम्बलर गियर का पर्पस क्या है भैया, क्या उद्देश्य है टम्बलर गियर का, समझना। टम्बलर गियर की यदि हम लोग बात करें, टम्बलर गियर के बेसिकली देखा जाए तो कुछ मेन पर्पस क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला पर्पस है कि ये स्पिंडल गियर को स्टड गियर से जोड़ता है, यानी कि लेथ मशीन जो है ना, एक तो है ये मेन स्पिंडल है, यहां पे लगा हुआ है चक, क्लियर है। अब ये हेड स्टॉक है यहां पे इस टाइप से, ये है एक गियर, ये है स्पिंडल गियर, इससे स्पिंडल जुड़ा हुआ है, और एक होता है स्टड गियर। ये स्टड गियर, ये स्टड गियर और ये स्पिंडल गियर, इसके बीच का मीडियम, अब इन दोनों को जोड़ने का जो मीडियम है ना, वो है टम्बलर गियर। तो सबसे पहला पर्पस होता है कि स्टड गियर को स्पिंडल गियर से जोड़ता है। दूसरा पर्पस क्या है, दूसरा पर्पस है कि हमारा स्पिंडल उसी रोटेशन में घूमता रहे लेकिन फीड की डायरेक्शन को चेंज करना हो। ध्यान रखिएगा, कभी भी टम्बलर गियर स्पिंडल की रोटेशन को चेंज नहीं करेगा कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, ना ना भैया, उसके लिए तो मोटर को अपोजिट घुमाना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या करता है कि हमारा स्पिंडल उसी रोटेशन में घूमता रहे और फीड की डायरेक्शन बदल दिया जाए। फीड की डायरेक्शन इन द सेंस, कहने का मेरा मतलब क्या है कि ऑटोमेटिक फीड दे रहे हैं और हम फीड जो है टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ दे रहे थे जब हमारा स्पिंडल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। स्पिंडल एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता रहे और फीड को करना है हम लोगों को कि वो हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ टूल चलने लगे, तो वहां यूज करेंगे टम्बलर गियर यूनिट का। टम्बलर गियर यूनिट में बेसिकली 3 पोजीशन होती हैं। कौन कौन सी पोजीशन होती हैं, यहां पे एक लीवर लगा होता है, इसमें होता है फॉरवर्ड पोजीशन, रिवर्स पोजीशन और न्यूट्रल पोजीशन। यदि टम्बलर गियर न्यूट्रल पोजीशन पर है तो उस सिचुएशन में वो स्टड गियर को यहां जोड़ेगा ही नहीं, है ना। उस टाइम हम लोग ऑटोमेटिक फीड नहीं दे सकते। जब इसको फॉरवर्ड पोजीशन में करेंगे तो टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ टूल चलने लगेगा, रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे तो उल्टा चलने लगेगा। तो ये क्या कर रहा है, चाहे हम बोले कि फीड रॉड और लीड स्क्रू के घूमने की दिशा बदलने के लिए इसका प्रयोग करना है तो भी करेक्ट है, या फिर हम बोले कि फीड की डायरेक्शन को चेंज करना। फीड की डायरेक्शन कब चेंज होगी, जब लीड स्क्रू और फीड रॉड की घूमने की दिशा चेंज होगी, तो दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो यहां पे ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि कट गियर नहीं भैया, स्पिंडल गति को कम करने ना भैया, हेड स्टॉक में तमाम लीवर दिए हुए हैं स्पीड रिड्यूस के, इसमें टम्बलर गियर का रोल नहीं है, इसकी तरफ नहीं जाएंगे। स्पिंडल की दिशा को उल्टा करना, क्या ये होगा, नहीं भैया, उसमें तो मोटर अपोजिट घुमाना पड़ेगी। कैरिज को अभिकल्पित गति से गति की सही दिशा देना, यानी गिव डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टू द कैरिज। कैरिज को हम लोगों की डिजायर्ड डायरेक्शन देना कि वो हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ चलाना है या टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ चलाना है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी गाइस, हो सकता है कई लोगों के क्लियर हो, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि ये क्वेश्चंस जो है ना बार बार आते हैं, टर्नर वालों के लिए हो चाहे फिटर वालों के लिए हो, आप कहीं फंस ना जाओ। मुझे डर ये लगता है कि कहीं क्वेश्चंस फंसा ना दे आपको, इसलिए थोड़ा मैं चाहता हूं कि भले टाइम लग जाए, उसको आप स्पीड फॉरवर्ड करके वीडियो को देख सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन मतलब फंसना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स। कोई भी ऐसा नहीं कि थोड़ा घुमाए और उसमें आप फंस जाओ, क्योंकि कुछ है नहीं है ज़्यादा। देखो क्वेश्चंस यही रिपीट होते हैं। टम्बलर गियर की तरफ जाएगा ना तो ये इतनी बड़ा लेक्चर है, यहाँ से बाहर नहीं आएगा। जो मैंने 5 मिनट आपके साथ बक बक करी ना, इससे बाहर नहीं जा पाएगा, उसकी औकात नहीं है कि बाहर चला जाए। वो यहीं से पूछेगा, कुछ है ही नहीं ना इसके अलावा, क्या पूछेगा बताइए। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस की बात करें। यहां पे बोल रहा है कि एक लोह कार्बन फेज डायग्राम में y अक्ष दर्शाता है। तो बेसिकली
जो हमारा आयरन कार्बन फेस डायग्राम होता है उसमें दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है बाय एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होता है वो क्या दर्शाता है कि यहां पर कार्बन 0.1% है, ये 0.2% हो गया, ये 0.3% हो गया, तो ये कार्बन प्रतिशत को दर्शाता है। यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, यहां पे 200 डिग्री सेल्सियस हो गया, यहां पे 300 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये क्या दर्शाता है? टेम्परेचर को दर्शाता है। यहां पे हम दर्शाते हैं कि किस प्रकार हमारा फेराइट बन गया, ये आस्टेनाइट है, यहां पे फेराइट प्लस पियरलाइट है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है। ये होता है हमारा कौन सा? आयरन कार्बन फेस डायग्राम जिसको बोला जाता है। यहां पर एक्स एक्सिस कार्बन प्रतिशत को दर्शाता है और बाय एक्सिस टेम्परेचर को दर्शाता है। तो बाय एक्सिस रिप्रेजेंट किसको करेगा सर? तापमान को रिप्रेजेंट करेगा, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। अगला प्रश्न है द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ऊष्मा का बेस्ट कंडक्टर क्या भैया? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। सबसे अच्छा तो है गोल्ड, लेकिन क्या सोने के हम लोग चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे हीट हो सोना यूज कर पाएंगे क्या? बिक जाएंगे भैया, इतना महंगा है। उसके बाद आ जाता है सिल्वर, फिर आ जाता है कॉपर, फिर आ जाता है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सिल्वर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 100 ग्राम के भारयुक्त एक बोतल में, देखो क्वेश्चन बढ़िया पूछा है और इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी ट्रेड है ना देखने को मिलेंगे आपको। मैं बोल रहा हूँ विक्रम सारा भाई इसको उठाएगा ही उठाएगा। आप इसरो में जा रहे हो तो थोड़ी सी तो डीपनेस होना चाहिए ना। चंद्रयान 3 हमने छोड़ दिया है, गर्व होना चाहिए। वहाँ आप जा रहे हो तो थोड़ा मेहनत करने में क्या हर्ज है? थोड़ी तो मेहनत करना बनता है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? तो वहीं पे सारे कैलकुलेशंस की जरूरत है। वो तो ये सोचता है कि सब कैलकुलेशन टेक्नीशियन को भी आना चाहिए कि कितना वजन है, कैसे क्या हो रहा है। फिजिक्स में तो घुसना पड़ेगा, फिजिक्स से क्वेश्चन उठाएगा, डेफिनेटली उठाएगा फिजिक्स से क्वेश्चन। हम 20 अगस्त को बात कर लेंगे इस बात को, 20 अगस्त को ही पेपर सॉल्व करेंगे हम। तो देखो क्या बोल रहे हैं, 100 ग्राम के भारयुक्त एक बोतल में 0.75 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व के 80 घन सेंटीमीटर पेट्रोल भरा जाता है। बोतल का कुल भार कितना होगा? समझ पा रहे हो? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमको क्या पता है? वेट इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, है ना, यही होता है। तो यहां पे आयतन गुणित घनत्व। तो यहां पे वेट हम लोग निकालें किसका? बॉटल में जो पेट्रोल भरा है उसका। तो 0.75 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। इसमें यदि हम लोग मल्टीप्लाई करें 80 सीसी का, तो सीसी से सीसी कैंसिल हो गया, है ना। तो वेट कितना निकल के आ गया? 0, 8 5 40 की 0 हासिल किया ही 4, 8 7 56, 57 58 59 60, 2 अंक बाद दशमलव। तो कितना निकल के आया सर? वेट निकल के आया 60 ग्राम। लेकिन ये वेट है किसका सर? ये वेट है पेट्रोल का। जो उसमें पेट्रोल भरी हुई है ना उसका वेट है 60 ग्राम। लेकिन उसने तो पूछा है कि बोतल का कुल भार कितना होगा। तो बोतल पहले से 100 ग्राम की है, तो टोटल वेट यदि हम लोग देखें, टोटल वेट इक्वल टू क्या होगा भैया? बोतल का भार 100 ग्राम और उसमें भरी पेट्रोल का भार 60 ग्राम। तो क्या 160 ग्राम नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा भैया, क्यों नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। तो इस टाइप क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है कि कंपाउंड स्लाइड विधि के साथ टेपर बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकूल है? मैंने टेपर टर्निंग मेथड को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर किया है कि किसका क्या एडवांटेज है, किसका क्या डिसएडवांटेज है, किसका क्या सिद्धांत है। कोर्स वाले स्टूडेंट्स भली भांति जानते हैं। इवन यूट्यूब पर जब क्वेश्चन आ जाता है वहां पर भी मैं कंपेयर कर ही देता हूं, रह ही नहीं पाता हूं, क्योंकि वो नेचर ही है ना। तो यहां पे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज इन फॉलोइंग टेपर विद द कंपाउंड स्लाइड मेथड? कंपाउंड स्लाइड मेथड के डिसएडवांटेज की बात कर रहा है। तो देखो
इसमें क्या होता है, कंपाउंड स्लाइड मेथड में हम लोगों का एडवांटेज क्या, स्टीप टेपर काटते हैं, टाइम कम लगता है। स्टीप टेपर इन द सेंस कम लंबाई में ज्यादा एंगल को स्टीप टेपर बोला जाता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है कि हम लोग लॉन्ग टेपर नहीं काट सकते। यदि ये डिसएडवांटेज नहीं होता तो क्या जरूरत थी टेलीस्टॉक को ऑफसेट करने की, समझ रहे हो? तो जरूरत ही क्या थी टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड की? जरूरत इसलिए है क्योंकि यहां पे भी कुछ लिमिटेशन है, और जब टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड है तो इसकी क्या जरूरत थी, वहां पे भी कुछ लिमिटेशन है, वहां पे शॉर्ट लंबाई का नहीं काट सकते आप, तो हर जगह कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। तो यहां पे डिसएडवांटेज क्या होता है कंपाउंड स्लाइड मेथड में, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो होता है वो होता है कि इसमें हम लोग पावर फीड नहीं दे सकते। क्या बोला, पावर फीड नहीं दे सकते। पावर फीड इन द सेंस ऑटोमेटिक फीड नहीं दे सकते। ऑटोमेटिक फीड नहीं देने की वजह से सरफेस फिनिश उतनी बेहतर नहीं आती, ये इसकी लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन क्या है, लंबे टेपर नहीं काटे जा सकते, क्योंकि टॉप स्लाइड जितना लंबाई में आगे पीछे हो सकेगा उतना ही ना टेपर काटेंगे, उससे ज्यादा कैसे काटेंगे। तो यहां पे दो लिमिटेशन जो हम लोगों को एक्सट्रीम लेवल पर नजर आती है वो ये है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं क्या कुछ दिया। एक्सटर्नल टेपर कैन नॉट बी प्रोड्यूस, बिल्कुल प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सटर्नल भी काट सकते हैं, इवन इंटरनल भी काट सकते हैं कंपाउंड स्लाइड मेथड से। अगला स्टीप टेपर बनाए, अरे इसी के लिए तो भैया ये मेथड है, ये तो हम लोग कर ही सकते हैं। आंतरिक टेपर नहीं बिल्कुल कर सकते हैं, ऊपरी स्लाइड के संचालन तक टेपर लंबाई सीमित है। हाँ यही करेक्ट है, ये इसका डिसएडवांटेज है कि टेपर लेंथ इज लिमिटेड टू द मूवमेंट ऑफ द टॉप स्लाइड। जितना टॉप स्लाइड का मूवमेंट है उतनी ही टेपर की लंबाई हो सकती है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती है। अगला प्रश्न देखो 32 नंबर का क्या बोल रहा है, यहां पे बोला निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सेट का भाग नहीं है। द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट। रूल है, प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड, डिवाइडर नहीं होता है, डिवाइडर हमारे कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है कोण मापन का परिशुद्धि उपस्कर है। प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर डिवाइडर ये तो अलग ही चीज हो गई, ये तो प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट है नहीं है, प्रेसिजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है नहीं है। साइन बार और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर ये दो निकल के आ गए। अब आप बोलोगे सर साइन बार जो है वो 1 मिनट की शुद्धता में एंगल को मेजर करता है और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर 5 मिनट। तो सर यहां पे प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट हम साइन बार ले लें, अरे नहीं भैया ये प्रेसिजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। यहां पे हमको क्या मिल जाएगा, साइन बार की लंबाई मिल जाएगी, स्लिप गेज की ऊंचाई मिल जाएगी। हमको अब फाइंड आउट करना है साइन थीटा लगा के, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, देन हम लोग देखोगे भैया इतनी वैल्यू आई, इतने में कितना एंगल बना, समझ रहे हो। तो यहां पे साइन बार प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट नहीं है। प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, यहां पे ग्रेजुएशन अंकित है ना, यहां पे हमको इसको रीड करना पड़ेगा, वर्नियर स्केल मेन स्केल को देखना पड़ेगा कौन सा भाग मैच कर रहा है। तो क्या राइट होगा सर, सी ऑप्शन राइट होगा। गलत फहमी में बी आंसर मत लगाना, गलती में फंस जाओगे, फिर बोलोगे सर सिलेक्शन ही नहीं हो पाया, क्या करें 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं। तो रह इसलिए जा रहे हो क्योंकि ये कमियां हैं छोटी छोटी जो दूर तो करना पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, द्वारा चूड़ी बनाने की प्रक्रिया के दौरान अनुचित क्रस्ट फ्लैट औजार त्रिज्या व प्रोफाइल त्रुटि सुधारी जा सकती है। क्या बोल रहा है कि इम्प्रॉपर क्रस्ट फ्लैट, जो क्रस्ट है वो इम्प्रॉपर है, फ्लैट नहीं है, रूट रेडियस भी बेकार है, प्रोफाइल एरर है, यानी कि बहुत बढ़िया तरीके से शेप नहीं आई है थ्रेड में। ड्यूरिंग थ्रेड फॉर्मिंग ऑपरेशन कैन करेक्टेड बाय, इसको किसके माध्यम से करेक्ट किया जाए, ये तो हो गई गलती। क्या फाइलिंग के माध्यम से करेक्ट करेंगे थ्रेड को, भैया कैसा बेवकूफताई का ऑप्शन दे देते हैं यार ये भी। आगे देखो क्या बोला, आगे वर्तन प्रचालन, यानी कि फर्दर थ्रेडिंग ऑपरेशन, फर्दर थ्रेडिंग ऑपरेशन करेंगे ना तो वहां पे थोड़ा बहुत पिच गड़बड़ होगा, पूरी थ्रेड ही उखड़ जाएगी, है ना, प्रॉपर उसी वे में ना चला पाए तो ये भी गलत हो जाएगा। बाय चेजर, हम लोगों को डैमेज थ्रेड को सही करना हो या क्रस्ट वगैरह उसकी प्रोफाइल सही नहीं है, उसके लिए यूज करते हम लोग चेजर का,
है ना। तो क्या होगा, बाय चेजर इज द राइट आंसर। एमरी के द्वारा क्या हम लोग आउटर सरफेस को चिकना कर रहे हैं? तो कई बार ये ऐसे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहां पे ये ऑप्शंस का फायदा क्या है, ये ऑप्शंस का फायदा है कि आप ऑप्शंस देख के एलिमिनेट कर सकते हो कि ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब बचे दो ऑप्शन बचे, तो आपके जीतने के चांस तो वैसे ही 50% हो गए ना भैया। उसमें से आप तुक्का भी लगा दोगे तो भी आपका सही लग जाएगा। तो ये चीज आप लोग समझ रहे हो। तो इस तरीके से पेपर को हल करना 20 तारीख को कि भैया एकदम मजा आ जाए, है ना। अब देखो अगला प्रश्न यदि देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्म टॉलरेंस। मैंने आप लोगों को फॉर्म, एटीट्यूड, लोकेशन, ये सब ग्रुप बताए थे ना ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस में। एक क्लास ली थी आपकी कोर्स में, एक क्लास। मैंने बोला था कोई भी प्रश्न आ जाए गलत नहीं होगा आपका। वहीं से प्रश्न है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं जिससे कि चीज़ें बेहतर तरीके से आपकी क्लियर हो सके, है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या है, हम लोग ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस में कुछ ग्रुप में डिवाइड किए हुए हैं। जैसे कि फॉर्म में कौन कौन सा आता है, फ्लैटनेस, राउंडनेस, स्ट्रेटनेस और सिलिंड्रिसिटी, ये फॉर्म ग्रुप के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रोफाइल में प्रोफाइल ऑफ लाइन एंड प्रोफाइल स्क्वायर, प्रोफाइल सरफेस। ओरिएंटेशन या एटीट्यूड ग्रुप में एंगुलरिटी, पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी। लोकेशन में कौन सा आता है, पोजीशन, कॉन्सेंट्रिसिटी और सिमेट्राई। और रनआउट में हमारे रनआउट आ जाते हैं, जैसे सर्कुलर रनआउट, टोटल रनआउट। तो ये ग्रुप हैं जिन अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किए हैं। बेसिकली वो पूछ लेता है कि ओरिएंटेशन ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं। ऑप्शन दे दिया, फ्लैटनेस, राउंडनेस, स्ट्रेटनेस और एंगुलरिटी। एंगुलरिटी इज द राइट आंसर। फॉर्म में कौन सा है, एंगुलरिटी, पैरेललिज्म, परपेंडिकुलरिटी, फ्लैटनेस। फ्लैटनेस आपका हो जाएगा। तो एक ऑप्शन चूज करना होता है। तो आपको यदि पता होगा कि फॉर्म में कौन सा है, प्रोफाइल में कौन सा है, ओरिएंटेशन में कौन सा है, लोकेशन में कौन सा है, रनआउट में कौन सा है, तो आप बता पाओगे। और यहाँ पे भी देखोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। फॉर्म में हमारा एक आकार है, जैसे फ्लैटनेस एक आकार हो गया, फॉर्म हो गई ना। राउंडनेस ये भी हो गया, स्ट्रेटनेस सीधापन, सिलिंड्रिसिटी ये भी हमारा हो गया। लेकिन ओरिएंटेशन एक सरफेस के पर्टिकुलर, जैसे एंगुलरिटी हो गया, पैरेललिज्म एक सरफेस से दूसरी सरफेस जुड़ी हुई है, परपेंडिकुलरिटी एक सरफेस से दूसरी, परपेंडिकुलरिटी किस सरफेस से परपेंडिकुलर, दूसरी सरफेस की जरूरत पड़ेगी ना। एंगुलरिटी किस सरफेस से कितना एंगल, दूसरी सरफेस की जरूरत पड़ेगी ना। पैरेललिज्म किस सरफेस के पैरेलल, ये हमारी ओरिएंटेशन ग्रुप में आ जाते हैं। लोकेशन हमारी पर्टिकुलर लोकेशन को बताएगी। पोजीशन, पोजीशन किसी हॉल की पोजीशन को बता रहे हैं, यानी लोकेशन को बता रहे हैं। कॉन्सेंट्रिसिटी किसके बिहाफ में कहां पर कॉन्सेंट्रेट होना है, ये हमारी कॉन्सेंट्रिसिटी हो गई। सिमेट्राई, तो इस प्रकार आप एक बार समझ लोगे तो रटने की आवश्यकता नहीं है, नहीं समझोगे तो भैया रटते ही रह जाओगे। और आज रटा 4 दिन याद रहेगा, 5वें दिन वही दिक्कत आएगी पेपर में। इसीलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ लो, दिक्कत खत्म। आने ही नहीं है दिक्कत, दिक्कत का सवाल ही नहीं है कि दिक्कत आ जाए, बस थोड़ा सा समझने का देरी है कि हम लोग समझ लें उसको, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायरनेस या फ्लैटनेस, फ्लैटनेस है ना, फ्लैटनेस इज द राइट आंसर। अगला, क्योंकि फॉर्म में पूछा है। अगला क्वेश्चन, चूड़ी के एक पार्श्व पर जब दाब कार्य करता है तब अपेक्षित चूड़ी का प्रकार क्या है। स्क्वायर थ्रेड, एक्मे थ्रेड, वर्म थ्रेड या बटरस थ्रेड। बटरस थ्रेड इज द राइट आंसर। जहां पर एक तरफा लोड लगे वहां पर बटरस थ्रेड का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्तन औजार की बढ़ती कठोरता के क्रम में निम्नलिखित को ग्रेड करें। ग्रेड द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग हार्डनेस ऑफ कटिंग टूल। देखिए सबसे कम हार्डनेस यदि इस मटेरियल की बात करें तो हाई स्पीड स्टील, इससे भी कम बात करें तो हाई कार्बन स्टील, लेकिन ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले आएगा 3 नंबर, उसके बाद में आएगा स्टेलाइट 2 नंबर, उसके बाद में आएगा सीमेंटेड कार्बाइड 4 नंबर, उसके बाद में डायमंड 1 नंबर। क्लियर है। तो ये होगा क्यों, क्योंकि हाई स्पीड स्टील हमारी लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तक झेल सकती है टेम्परेचर को।
स्टेलाइट 1000 डिग्री सेल्सियस तक और सीमेंटेड कार्बाइड 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक, है ना। और डायमंड तो फिर हमारा उच्चतम है ही, उसकी तो क्या ही पूछ है ना, डायमंड तो डायमंड है, हीरा तो हीरा है, तो उसकी तो बात करेंगे ही नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ है, भारतीय मानक IS 2428 1964 से संबंधित है। अब लो, ऐसा प्रश्न पूछने का कहाँ जरूरत पड़ गया, अब ये प्रश्न पूछा है, अब ढूंढते रहो सर क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि जो आपकी निमी की बुक है ना, निमी की बुक है, उसको पढ़ सब लोग रहे हैं, लेकिन जब वहां से क्वेश्चन आता है तो अच्छे अच्छे चकरगन्नी हो जाते हैं, सर करें तो करें क्या, क्वेश्चन आया तो आया कहाँ से, फिर सर्च करोगे इंटरनेट पर मिलेगा नहीं, यहाँ मिलेगा नहीं, क्वेश्चन आया है निमी बुक से ही। देखो यहाँ पे यदि मैं आपको ले चलूं प्रेजेंटेशन की तरफ, तो वहां पे थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, ये देखो, ये हमारे इस्तेमाल की सीमाओं के अनुसार कार्बाइड टिप का वर्गीकरण है ना। और ये वर्गीकरण किसके बिहाफ पर है, IS 2428 1964, है ना। तो क्वेश्चंस आया यहां से, क्वेश्चंस आया यहां से, सोचोगे क्या आपने इसको ध्यान दिया होगा। तो यही है निमी का विशेषता, या क्वेश्चंस पूछेगा यहीं से लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पेपर बनाने वाला भी पगला जाता है कि यार इतना रिपीट हो गया, रिपीट हो, कुछ तो नया डालें, नया डालें, तो ऐसी चीज नया डाल दे जिसका कोई प्रैक्टिकली यूज ही नहीं है। स्टैंडर्ड काय को लग रहा है आपको, लेकिन ठीक है, पेपर की तैयारी तो करना है ना, तो चीजों को समझना पड़ेगा। हाँ, यहां पे यदि वो ग्रेड की बात करता है, पी हमारे नीला रंग जो स्टील के लिए यूज हो रहा है, तो एक बात बन जाती है, तो वहां पे वो लॉजिकल है, लेकिन यहाँ पे पूछा है तो उसको हमने देख लिया है। अब यदि हम लोग पेपर में जाएं तो वहां पे हम लोगों को कार्बाइड टिप मिलना चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ टेप, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक थ्रेड, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बाइड टिप। तो राइट आंसर क्या होगा, ये बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बाइड टिप, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखो, ISO 04 कर्तन औजार का संबंध है, ये तो मैंने आपको बताए हैं, खैर इसमें तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, आना का नहीं है ना। इसका राइट आंसर तो पता ही होगा आपको, 07 बार बार पूछता है, ये भी बोला था मैंने, है ना। तो यहाँ पे 04 पूछा है, अगेन क्लियर कर देता हूं जिससे समस्या ना हो। ये देखो मैंने बताया था किसके बारे में, 01 यदि बात करता है, 01 बात करता है तो है स्ट्रेट टर्निंग टूल, 02 बात करता है तो क्रैंक टर्निंग टूल, 03 बात करता है ऑफसेट फेसिंग टूल, है ना। यदि 04 बात करता है वाइड नालिका यानी कि चौड़ी नालिका वाला वर्गाकार टूल के बारे में बात कर रहा है, वाइड कटिंग एज स्क्वायर टूल, है ना। और 05 यदि बोलता है तो ऑफसेट टर्निंग एवं फेसिंग टूल, इस टाइप। 06 ऑफसेट साइड कटिंग टूल, है ना, या फिर ऑफसेट नाइफ टूल भी बोलते हैं। 07 बार बार पूछता है रिसेसिंग टूल या पार्टिंग टूल के बारे में। 08 बोरिंग टूल, है ना, ISO 08, ISO 9 या IS 09, जो ISO 9 बोला तो ये कॉर्नर टूल हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आता है, ISO 1, ISO 2, ISO 3, इस टाइप से आता है ना। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको, मैंने बता दिया है। तो वो क्वेश्चंस रिपीट करता है ना, अब हर एक पेपर में देखो कुछ ना कुछ मिलेगा। ISO 4 पूछा है, ISO 4 में हमारा क्या है, वाइड नोज स्क्वायर टर्निंग टूल, है ना, वाइड नोज स्क्वायर टर्निंग टूल। तो ISO 1 से लेके ISO 9 तक मैंने दिखा दिया, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना जो भी लेना है। अब गाइस अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे साइन बार इज मेड ऑफ, यानी कि साइन बार किससे बना होता है। तो बेसिकली स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील से साइन बार जो है बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का क्या है, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। अब यहाँ पे गाइस जो टोटल प्रश्न है वह टोटल 80 प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, टोटल जो है 80 प्रश्न है आप लोगों के। और समय जो है अभी हो चुका है 12 बज चुके हैं नाइट के। तो अभी यदि हल करेंगे तो 1-1:30 बजेगा, कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में भी इशू आएगा, आसपास
वॉइस वगैरह। तो यहाँ पे देखो, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो आगे के ही सवाल हैं, क्योंकि आगे के सवाल जो है ना कैलकुलेशन वाले सवाल हैं पूरे के पूरे। तो कल जैसे कि आज आपने ये वीडियो कब देखी, मॉर्निंग में 6 AM पर आ गई थी, है ना। तो ये सेम क्लासेस का अगला पार्ट नेक्स्ट डे आप लोगों को सेम 6 AM पर मिल जाएगा, ध्यान रखना। तो वो वीडियो जरूर आप लोग देख लेना, इसका सेकंड पार्ट, क्योंकि भैया देखो इसी के चक्कर में पेपर ही सॉल्व कराया हूं मैंने, है ना। क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना मशीनिंग टाइम, टूल लाइफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस बेहद ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड मास वगैरह के किस टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पे मैथमेटिक्स के किस टाइप के क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा आप लोगों के लिए, है ना। सब कुछ एक एक चीज़ हम लोग देखेंगे जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। सो थैंक यू सो मच। और यदि क्लास लगी हो अच्छी तो लाइक वगैरह कर देना, है ना। और नए हो तो एक बार थम्स अप तो दबाई दो, उसके अलावा सब्सक्राइब कर लो। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो ITI की प्रिपरेशन फंडामेंटल तरीके से करना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। फुल कोर्सेज हम लोगों के चलते हैं, फंडामेंटल बैचेस होते हैं। तो एप्लीकेशन स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से चाहो तो बैच ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय।